today my dear we are going to start with the speed of reaction, जिसको हम लोग rate of reaction का भी जो है वो नाम देते हैं. ठीक है जी. So let's start with the topic which is called as the rate or speed of a reaction. ठीक है जी. So the rate or the speed of a reaction. सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, मैं यहाँ पे एक सपोज्ड इक्वेशन लिखा हूं. ठीक है जी. 2a plus 3b that is going to form 2c plus d. ये आपके पास एक रिएक्शन है, सपोज्ड रिएक्शन है. इस रिएक्शन के अंदर ये a और b आपके जो है वो रिएक्टेंट्स हैं और c और d जो हैं ये आपके प्रोडक्ट्स हैं. These are the products. ठीक है जी. So these are the reactants and these are the products. ये दो आपके पास जो है वो चीजें हैं. अब किसी भी रिएक्शन की जो इक्वेशन है, if you look at the equation of the reaction, तो it can only give you the information about reactants और product. इसमें reactant कौन कौन से हैं अगर आपसे कोई पूछे तो आपने कहना है जी A और B है. और अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें प्रोडक्ट्स कौन से हैं तो आपने कह देना जी C और D हैं. तो किसी भी रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो हमें सिर्फ यही इंफॉर्मेशन दे सकती है कि उसमें रिएक्टेंट कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन से हैं. अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मुझे बताएं कि ये वाला जो रिएक्शन है ये कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा, इसको कितना टाइम लगेगा. ठीक है जी. तो टाइम हमें इस इक्वेशन को देख के तो पता चल ही नहीं सकता. ठीक है जी. मैं इसकी आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं. लेट्स सपोज पहली जो एग्जांपल है उसमें रस्टिंग है, रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन को जो जंग लगता है ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं मैट्रिक्स वाले चैप्टर में कि आयरन it reacts with the oxygen in the form of water vapors, so it is going to form Fe2O3 dot H2O. तो ये पूरी चीज जो है इसको हम लोग रस्ट कहते हैं और ये ब्राउन कलर का होता है. ठीक है. और ये वाला जो रिएक्शन है इसको कंप्लीट होने में काफी दिन लग जाते हैं, सेवरल डेज. ठीक है जी. तो several days to complete this reaction. इसको कंप्लीट होने में काफी दिन जो है वो आपके लग जाते हैं. इसके कंपैरिजन में माय डियर स्टूडेंट्स एक और रिएक्शन में कर रहा हूं. आपके पास जिंक है. इफ यू पुट द जिंक इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो व्हाट वुड हैपन, यू विल गेट जिंक क्लोराइड प्लस H2. अब ये वाला जो रिएक्शन है ये रिएक्शन सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है. यानी जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आपका एसिड है, इसके अंदर मेरे बच्चों जैसे ही आप लोग जिंक ऐड करते हो तो फौरन रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा और ये रिएक्शन सेकंड्स में कंप्लीट हो जाएगा. जबकि ये जो ऊपर वाला रिएक्शन आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलके ये रस्ट लगाते हैं, इसको काफी दिन लग जाते हैं. तो मेरे बच्चों कीप रिमेंबर, किसी भी रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो हमें ये तो बता सकती है कि वो रिएक्शन जो है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, लेकिन हमें ये नहीं बता सकती कि वो रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगा. इफ यू पीपल वांट टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन तो आपको उस रिएक्शन को परफॉर्म करके देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि इसको कितना जो है वो टाइम लग रहा है जी. ठीक है. तो किसी भी रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती स्पीड के बारे में या टाइम के बारे में. उस रिएक्शन को करके हमें पता चलेगा कि उस रिएक्शन की स्पीड या रेट जो है वो कितना है जी. ठीक है. तो इसको लिखने द इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट give us any information about the speed or rate of reaction. ठीक है जी. अगला पॉइंट, in order to find out
the speed or rate of reaction, we have to perform the experiment. ठीक है जी। किसी भी रिएक्शन की अगर आपने स्पीड या रेट निकालना है मेरे बच्चों, तो उसके लिए आपको रिएक्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा। परफॉर्म करके आपको पता चलेगा कि ये कितने टाइम में जो है वो कंप्लीट होता है जी। इक्वेशन हमें सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है, इट डज नॉट गिव अस एनी इंफॉर्मेशन दैट हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द गिवन रिएक्शन टू बी कंप्लीट। एवरीवन गॉट इट? अच्छा जी, अब रेट के लिए हम लोग स्पीड का वर्ड भी यूज करते हैं, तो रेट और स्पीड दोनों का मीनिंग जो है वो सेम होता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए होते हैं। पहला तरीका, रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपने निकालना है, इसको ध्यान से सुन लें कि इसका पहला तरीका क्या होता है। किसी भी रिएक्शन में याद रखिए कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, इनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कम होती चली जाएगी, उनकी अमाउंट कम होती चली जाएगी। मैं आपको सपोज करके बताता हूं। सपोज करें कि आपके पास जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैं समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं। इन दोनों का, इसका 1 kg आपके पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी 1 kg आपके पास। अब जैसे ही रिएक्शन आपने स्टार्ट किया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो मेरे बच्चों क्या होगा, दोनों की अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगी। जिंक सपोज करें कि कम होती है 0.5 kg और हाइड्रोक्लोरिक कम होकर रहेगा 0.5 kg। ठीक है जी। तो टोटल पहले ये कितने थे, 1 kg ये था, 1 kg ये था, टोटल 2 kg थे। तो 2 kg में से अब सिर्फ ये आपके पास जो है वो बचे हैं, तो यूज कितने हो गए हैं, 0.75 बचे हैं। तो यूज कितने हो गए हैं, 1.25 kg। तो आप लोग क्या करेंगे कि कितने टाइम में 1.25 kg इस्तेमाल हो गए, अगर आप उनको डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो पहला तरीका क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है जी। सो दिस इज माय डियर द फर्स्ट मेथड बाय व्हिच यू कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन। कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाती है, तो कितने टाइम में कितने रिएक्टेंट्स कम होते हैं, उससे आप स्पीड ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा जी, दूसरा तरीका रेट को निकालने का। रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने का दूसरा तरीका ये होता है कि किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं मेरे बच्चों, वो स्टार्ट में आपके पास बिल्कुल जीरो होते हैं, लेकिन जैसे ही रिएक्शन होता है तो इनकी अमाउंट बढ़ती जाती है। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो कितने टाइम में कितने प्रोडक्ट्स बन गए हैं, अगर आपको ये पता चल जाए, इससे भी आप स्पीड ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स formed divided by time taken. So this is, my dear students, the second method by which you can find out the rate or the speed of reaction. अब आ जाए तीसरे मेथड पे। तीसरा मेथड मेरे बच्चों, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कोई गैस प्रोड्यूस होती है। तो आप लोग क्या करेंगे कि जो गैस बन रही है उसको गैस में कलेक्ट करते जाएं और साथ स्टॉपवॉच ऑन कर दे, चेक करेंगे कितने टाइम में कितनी गैस जो है वो गैस स्विच में आ चुकी है, तो उससे भी आप स्पीड ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज द थर्ड मेथड। रेट को निकालने का तीसरा तरीका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। So this is the third method by which you can find out the rate or the speed of reaction. तो ये तीन मेथड जो है वो आपके इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं रख कर रहा हूं बच्चों।
रब कर दूं? Yes, sir. Okay, my dear students, now we are going to start with the methods to find out the rate of reactions. कि कौन कौन से मेथड जो है वो आप लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करने के लिए। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड जो हम लोग यूज करते हैं मेरे बच्चों, दैट इज सिरिंज मेथड। ये सिरिंज जो है ये गैस सिरिंज को शो करती है। ये वाला जो मेथड है सिरिंज, सिरिंज वर्ड कम्स फ्रॉम गैस सिरिंज, यानी दिस मेथड कुड ओनली बी यूज्ड फॉर दोस रिएक्शंस इन व्हिच अ गैस इज प्रोड्यूस्ड। जिसमें कोई गैस प्रोड्यूस होती है उनके लिए आप लोग जो है वो ये यूज कर सकते हो जी। ठीक है, तो इसको पहले लिखें कि दिस मेथड could only be used for those reactions in which a gas is produced। ठीक है जी, यानी ये मेथड सिर्फ उनके लिए इस्तेमाल होगा जिसमें भी गैस जो है वो आपकी प्रोड्यूस होती है जी। ओके, अच्छा जी, अब लेट्स सपोज माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये एक रिएक्शन है Mg plus 2HCl is going to form MgCl2 plus H2। ये एक रिएक्शन है, इसमें देखें ये हाइड्रोजन ये गैस होती है। ठीक है जी, तो ये गैस आपकी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप सिरिंज मेथड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस रिएक्शन में करते क्या हम लोग, सबसे पहले आप लोग एक इस तरीके से फ्लास्क लेते हो, इसको हम कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। सो दिस इज द कोनिकल फ्लास्क। इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर मेरे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एसिड डाल देना है, ये एसिड HCl। सो दिस इज द एसिड यू हैव टू टिच अप हियर। अब अगली चीज आप लोगों ने इसके अंदर मैग्नीशियम जो है वो फौरन नहीं डाल देंगे। ठीक है, यानी ये जो मैग्नीशियम है ये इसके अंदर आप लोग फौरन मत ऐड कर दें। क्यों, उसकी वजह सुनने पहले, इसको मैं बता रहा हूं। अगर आप मैग्नीशियम इसमें डायरेक्ट डाल देंगे तो जितनी देर में आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो एक स्टॉपर लगाने हैं, बंग लगाने हैं। दिस इज द बंग, बंग स्टॉपर को कहते हैं। और इसके अंदर एक ट्यूब होती है जिसको डिलीवरी ट्यूब कहते हैं, और ये डिलीवरी ट्यूब आपकी ज्वाइन होती है एक गैस सिरिंज के साथ। सो दिस इज द गैस सिरिंज माय डियर। सो दिस इज गैस सिरिंज। ठीक है जी, ये आपकी गैस सिरिंज है। अच्छा जी, ये गैस सिरिंज पहले जो है वो बिल्कुल बंद है, इसको मैं बंद ही कर रहा हूं। ठीक है जी, ये गैस सिरिंज है, ये बिल्कुल क्लोज है, जीरो के ऊपर है। ठीक है जी, अच्छा अब सुने, ये डायरेक्ट इसमें मैग्नीशियम नहीं डालना। आप लोगों ने क्या करना है कि आप चाहते हो कि रिएक्शन जब आप चाहेंगे तब स्टार्ट हो, तो आपको मैग्नीशियम इसमें डायरेक्ट नहीं डालना। आप लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, छोटी सी टेस्ट ट्यूब होती है। ठीक है, इस तरीके से
ये टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, इसको धागे के साथ आपने जो है ना बांध के और इसको बम से बाहर निकाल देना है और इसके अंदर आपने जो है वो मैग्नीशियम का रिबन जो है वो लगा देना है। सो दिस इज द मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है जी, ये आपके पास मैग्नीशियम का रिबन बन गया मेरे बच्चे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये मैग्नीशियम का रिबन जो है ये अभी तक एसिड के साथ जुड़ा नहीं है, इन कांटेक्ट नहीं आया, तो आपका रिएक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। सो व्हेनेवर यू पीपल वांट टू स्टार्ट द रिएक्शन, आप लोगों ने क्या करना है कि एक स्टॉप वॉच सबसे पहले पकड़ लेनी है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है मेरे बच्चों, सपोज करो कि ये आपके पास जो है वो सुने, ये देखिए ये आपके पास जो है वो ये कोनिकल फ्लास्क है, इसको आप लोग टैप करें। टैप का मतलब इस तरह हिलाएं, यानी हिलाएं इस तरह से। जब हिलाएंगे तो ये टेस्ट ट्यूब का जो धागा है ये इसी से निकल जाएगा और ये इसके अंदर गिर पड़ेगी टेस्ट ट्यूब, लाइक दैट। ये देखिए ये इसके अंदर गिर पड़ी टेस्ट ट्यूब और जो मैग्नीशियम रिबन है वो इसमें से निकल के इसके साथ इन कांटेक्ट आ गया। सो दिस इज द मैग्नीशियम रिबन। ये मैग्नीशियम का रिबन इसके अंदर आ गया। ठीक है जी। जैसे ही ये इसमें आएगा गैस H2, वो H2 गैस ऊपर राइज करेगी, यहाँ पे आएगी। ये गैस का पिस्टन बिल्कुल पहले बंद है, जैसे ही आपने इसको टैप किया टेस्ट ट्यूब भी आपने स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है। अब ये गैस का पिस्टन बिल्कुल बंद है, जब गैस इधर आएगी तो इसको प्रेस करेगी, पीछे की तरफ करेगी, पीछे की तरफ, तो ये पीछे होता चला जाएगा। आप लोग चेक करते जाओगे कि कितनी गैस जो है वो इसमें कलेक्ट हो गई है। अब आप लोगों ने रीडिंग्स देनी शुरू कर देनी है मेरे बच्चों। मसलन आप लोग देखते हो कि 10 सेकंड के बाद कितनी गैस बनी है, सपोज कर लें 15 CM3। ठीक है जी। उसके बाद आप लोग देखिए कि 20 सेकंड के बाद कितनी गैस बनी है, सपोज कर लें 25 CM3। फिर आप देखिए 30 सेकंड के बाद कितनी गैस बनी है, लेट्स सपोज 32 CM3। फिर आप लोग देखिए कि 40 सेकंड के बाद कितनी गैस बनी है, 37 CM3। फिर 50 सेकंड के बाद कितनी गैस बनी है, अगेन 37 CM3। यानी जब तक गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हो जाता तब तक आपने रीडिंग्स जो है को लेते जाए। ठीक है जी। अब इन वैल्यूज को यूज करके मेरे बच्चों आप लोगों ने ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ कैसे बनाने हैं, इस तरह वाई एक्सिस के अलोंग आपने ले लेना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इन CM3। ठीक है जी। और ये एक्स एक्सिस के अलोंग आप लोगों ने ले लेना है जी टाइम। टाइम शुड बी टेकन इन सेकंड्स। तो यहां पे लिखते हैं ये 0, ये 10, 20, 30, ये 40, और इधर 10, 20, 30, 40, ये 50। अब मेरे बच्चों इन रीडिंग्स को आपने यहाँ पे ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ कर दिए तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से एक कर्व सा बन जाएगा लाइक दैट। अभी तक हम लोगों का रेट नहीं निकला, रेट नहीं अभी तक हम लोग निकाल सके। ठीक है, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब इस ग्राफ से हम लोगों ने रेट निकालना है। जी बेटा, आप कौन सा एक टाइम चूज करो, किस टाइम पे हम लोग इसका रेट निकालना है? 30 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद ना निकालना, क्योंकि 15 सेकंड यहाँ पे है ही। ठीक है, 15 सेकंड के बाद निकाल दें, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा समझाना भी आपको। ये 15 सेकंड ये है, तो 15 सेकंड में देखिए ये पॉइंट आ रहा है, ये कर्व सर्किट है। कर्व सरफेस पे कभी भी आप लोग डायरेक्ट ग्रेडियंट नहीं लेते, बल्कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हो लाइक दैट। इसको छूती हुई एक लाइन बना दो। इस लाइन के ऊपर कोई से दो पॉइंट्स ले लें अपनी मर्जी के, चाहे यहाँ पे ले लें चाहे यहाँ पे ले लें, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लें। इन पॉइंट्स को नीचे गिरा दें इस तरह, और इनको इधर भी ले जाएं इस तरह करके। अब आपने फॉर्मूला लगा देना है मेरे बच्चों, रेट निकालने के लिए ग्रेडियंट इसका निकालने। तो रेट का फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 आपका ये वाला आ रहा है, y एक्सिस की तरफ ये जो वैल्यू है ये y2 है, ये वाली जो वैल्यू है ये y1 है। तो ये कितना है 30 माइनस
ये वाला कहाँ पे आ रहा है, किस जगह पे आ रहा है, 10 और 15 पे आ रहा है। तो 15 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाओ, ये वाला किस जगह पे आ रहा है, 27 माइनस ये वाला कहाँ पे आ रहा है, 14 के पास आ रहा है। तो इसको मेरे बच्चों आप लोग सॉल्व करने, जो भी आपके पास आंसर आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये आपका वेट निकल आएगा। यू गॉट इट? सबको तरीका समझ लग गया बच्चों? यस सर। तो अगर सपोज करें कि ये लाइन कर्व ना होती, इधर देखें, ये लाइन कर्व ना होती, इस तरह स्ट्रेट लाइन होती इस तरह करके, यानी इधर लिखा होता वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और इधर लिखा होता टाइम, ये 0 10 20 30 40 ये सेकंड्स में है, ठीक है जी। और इधर 10 20 30 40 ये 50 ये इस तरह। अब अगर मैं आपको कहता कि 15 सेकंड के बाद रेट बताएं, तो आप वो डायरेक्ट क्या करते हैं, ये 15 सेकंड है, यहाँ पे देख लें जी, ये कितना आ रहा है इसका वॉल्यूम, ये चेक करने, तो 18 पे आ रहा है, तो इसका रेट निकालने तो डायरेक्ट आप लिखेंगे 18 cm³ डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 15 सेकंड, तो इनको डिवाइड कर दें तो 1 पॉइंट समथिंग क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। समझ आ गई है? अगर स्ट्रेट लाइन होती तो डायरेक्ट दोनों पॉइंट्स जहां पे मिलते, यानी इस पॉइंट को इससे डिवाइड कर देते, यानी वॉल्यूम को हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते, तो हमारे पास जो है वो उसका आंसर आ जाता। डिड यू गेट इट? समझ लगी है? अगर आपके पास जो है वो कर्व सरफेस हो तो फिर आप डायरेक्ट नहीं उसका पॉइंट लेते, बल्कि उसका टेंजेंट ड्रॉ करके उसके ऊपर दो पॉइंट्स ले लें, उन पॉइंट्स को नीचे भी गिरा दें, इधर भी ले जाएं, तो इधर जो पॉइंट्स है इनको माइनस कर दें और इधर जो पॉइंट्स है इनको माइनस करके आपस में डिवाइड कर दें, तो यू विल गेट द रेट ऑफ रिएक्शन। Okay, so this is my dears the first method by which you can find out the rate of reaction. इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं रब कर रहा हूं। फिर रब कर दो बच्चों। यस सर। यस सर। अच्छा मेरे बच्चों, now the next method we are going to start the second method, that is the colorimetric method. This is the second method, colorimetric method. Colorimetric method क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। colorimetric mean color, कलर चेंज। अगर आपके पास रिएक्टेंट में सॉल्यूशन का कलर कुछ और है और प्रोडक्ट में सॉल्यूशन का कलर कुछ और है, तो तब आप लोग ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं कलरीमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो इसको लिख लें कि दिस मेथड could only be used for those reactions in which there is a change in color of solution। ठीक है जी। लेट्स सपोज आपके पास ये रिएक्शन है जी, जिंक सल्फेट, बल्कि नहीं कॉपर सल्फेट लेते हैं यार, कॉपर सल्फेट इसमें डालते हैं जिंक। कॉपर सल्फेट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये ब्लू कलर का होता है सॉल्यूशन। तो मेटल्स और रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स ऊपर होती हैं ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देती हैं। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को हटा देगा, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा।
और कॉपर वैसा हो जाएगा। जिंक सल्फेट जो है ये कलर होता है जी, इसका कोई कलर नहीं होता। तो ब्लू से सॉल्यूशन का कलर जो है वो क्या हो रहा है, कलरलेस हो गया है। तो कितने टाइम में चेंज इन कलर आ रहा है, उससे भी आप स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। अब उसका तरीका क्या होता है फाइंड आउट करने का, इसमें आप लोग कॉपर सल्फेट को एक इस तरीके से टेस्ट ट्यूब में डाल देते हो, तो ये कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू कलर की है, ठीक है। यहाँ पे आपने लैंप की लाइट इसके ऊपर डालनी है, ये लैंप है, लैंप की जो लाइट है वो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो व्हाइट लाइट होती है उसके 7 कलर्स होते हैं जी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स हैं इसके। अब होता क्या है कि जब ये व्हाइट लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये कॉपर सल्फेट जो है ये क्या करता है, सारे कलर्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये वाला सिर्फ ब्लू को अब्सॉर्ब नहीं करता, जो अब्सॉर्ब नहीं होता वहां से रिफ्लेक्ट होती है तुम्हारी आंखों तक आता है, इसकी वजह से वो चीज तुम्हें उस कलर की नजर आती है। ठीक है जी। अगर कोई चीज आप लोगों को रेड कलर की नजर आ रही है तो ये रेड कलर का मार्कर, इसके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ रही है, ये सारी लाइट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड को अब्सॉर्ब नहीं कर रहा, रेड रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों तक आ रही है, तुम्हें इसलिए ये चीज रेड नजर आ रही है। ठीक है। तो एनीवेज इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये ब्लू कलर की वेवलेंथ को अब्सॉर्ब नहीं करेगा, ब्लू वेवलेंथ यहाँ पे पहुंच जाएगी। यहाँ पे जो है तो हम लोग लगा देते हैं जी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लाइट इंटेंसिटी को, तो ये लाइट एब्जॉर्बेंस के लिए इस्तेमाल होता है, लाइट एब्जॉर्बेंस मीटर। और इसकी रीडिंग जो है वो हम लोग कैंडेला में लेते हैं, कैंडेला। तो इसके ऊपर मीटर बना होता है कि कितनी लाइट लग रही है वो हमें रीडिंग दे देगा। तो अभी तक रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, आप लोगों ने क्या करना है, स्टॉप वॉच पकड़ लेनी है, ठीक है। और जैसे ही जिंक को इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, इसका कलर कलरलेस हो जाएगा। जो कलरलेस चीज होती है वो कोई भी कलर अब्सॉर्ब नहीं करती। तो ये सारी जो व्हाइट लाइट है ये यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुंचेगी, तो ऑफ कोर्स इसकी रीडिंग इंक्रीज कर जाएगी। तो टाइम आपने चेक कर लेना कि कितने टाइम में एब्जॉर्बेंस मीटर जो है वो अपनी रीडिंग चेंज करता है और कितनी रीडिंग चेंज करता है। तो नोट द टाइम टेकन फॉर कलर टू चेंज, by that we can find out the rate of reaction। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों ने टाइम नोट करना है कि कितने टाइम में जो है वो आपका कलर चेंज हो रहा है, उससे आप किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। डिड यू गेट इट? यस सर। अच्छा जी, उसके बाद ये मैं रख कर रहा हूं यार, ये व्हाइट लाइट पे लिखा हुआ है। अगला मेथड जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, दैट इज द लॉस इन मास मेथड। लॉस इन मास मेथड नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो आपके चीजें होंगी, रिएक्टेंट होंगे, उनका मास डिक्रीज होगा। कोई मुझे बताएगा कि अगर ये सपोज करें कि मेरे पास जो है वो एक बर्तन है, इसमें ये चीज पड़ी हुई है कोई भी, तो इसका मास कैसे कम हो सकता है? इवेपोरेट कर जाए नहीं, यानी रिएक्शन हो और गैस में बने, तो गैस बन के जब वो चीज बाहर निकलेगी तो ऑफ कोर्स इसका मास जो है वो कम होता जाएगा। उसको इस सेंस में कह बेटा, वेपर्स ना कह, पानी ना ये, वैसे ही मैं तुझे रिएक्टिंग मिक्सचर कह रहा हूँ कोई और यार, ठीक है, तो उसको पानी की सेंस नहीं ले गया वो है। ठीक है। तो मेरे बच्चों कितने टाइम में कितना मास जो है वो डिक्रीज होता है, उससे आप जो है वो तो ये वाला मेथड जो है ये भी उन रिएक्शंस के लिए यूज होता है जिसमें आपकी कोई गैस प्रोड्यूस होती है। ओके, सो दिस मेथड could be used for those reactions in which a gas is produced। अब सपोज करें कि ये रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको HCl में डालते हो, कैल्शियम क्लोराइड बन गया प्लस H2O बन गया प्लस CO2 बन गया। ठीक है जी। अब इसके लिए हम लोग करते क्या है, ये देखें,
ये आप लोगों ने एक फ्लास्क ले ली, इसमें डाल दिया एसिड, ये एसिड डाल दिया, इसके ऊपर आपने लगा देनी है एक कॉटन प्लग। ये कॉटन प्लग का काम क्या होता है कि ये अपने अंदर से सिर्फ गैसेस को गुजरने देता है, ये अपने अंदर से कभी भी वेपर्स को नहीं गुजरने देगा। वेपर्स का मतलब यानी जो चीज रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, अगर वो वेपर्स बन के चलने लगेगी तो इसको स्टॉप कर देगा, रोक लेगा अपने अंदर। ठीक है जी। तो कॉटन प्लग का काम क्या होता है? टू अलाउ वेपर्स, सॉरी, टू अलाउ गैसेस टू escape but prevent the escape of vapors। ठीक है जी। तो ये वेपर्स को escape होने से रोकता है कॉटन प्लग जो होता है। अच्छा जी, इसको आप लोग क्या करेंगे, एक डिजिटल बैलेंस के ऊपर रखते हैं इस तरह करके, और ये कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल की पीसेस होती हैं, तो उसको यहाँ पे रख दें कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इनका लेवल रखते हो यहाँ पे मास ले, सपोज करें 10.53 ग्राम। अब उसके बाद जैसे ही आप इसको डालेंगे इसके अंदर, तो आपने स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है जी, यहाँ पे स्टॉप वॉच पकड़ लें। ठीक है जी। ये कॉटन प्लग लगा है, इसको उतार के एसिड के अंदर आपने कैल्शियम कार्बोनेट की पीसेस डाल देने हैं। सो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी, एंड दिस इज एसिड। ठीक है जी। अब कितना मास जो है उसका काम होता है वो आप चेक करते हैं, मसलन 10.15 ग्राम। ठीक है जी। कितने टाइम में होता है वो आप नोट कर लें। तो नोट का टाइम टेकन for mass of contents of flask to decrease. By that, we can find the rate of reaction. ठीक है। ये फाइनल मास बड़ा है, ये वाला भाग में छोटा है, तो इन दोनों को माइनस कर दो, कितना टाइम लगेगा उससे डिवाइड कर दो, तो आपके पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन निकल आएगा जी। यू गॉट इट? ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। इसको बाकी इंशाल्लाह ताला कल हम लोग स्टडी करेंगे। एवरीबॉडी हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।